प्रिय विद्यार्थियों एवं दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 के बारे में। विषय हिंदी, जिसमें 23 प्रश्न पूछे गए थे और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वह 75 अंक के थे, 75 अंक, और जो टाइम था वह 3 घंटे का था और ये दिशा निर्देश हैं। तो आज के वीडियो में हम इस पेपर का संपूर्ण एनालिसिस करेंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। तो इसमें प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस गांव में हुआ था? तो जो सुमित्रानंदन पंत हैं उनका जन्म कौसानी गांव में हुआ था। दूसरा है, निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करने की बात किसने कही थी? तो इसका राइट आंसर होगा कबीर ने, सी। तीसरा है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है अनुप्रास अलंकार। लहासा की ओर जाते समय लेखक के साथ कौन था? तो इसमें राइट आंसर है सुमति। पांचवा है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो राइट आंसर है इसका द्वंद्व समास। प्रश्न छठवां, एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या है? तो एकांकी में उमा की माँ का नाम जो है वो प्रेमा है। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेघाय रचना खाली स्थान कवि की है। तो इसका राइट आंसर है वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दूसरा है, मंगल भवन अमंगलहारी में खाली स्थान छंद है। तो ये चौपाई छंद है। तीसरा है, करुणा रस का स्थायी भाव खाली स्थान है। तो इसका शोक है। चौथा है, दोनों बैलों का ऐसा खाली स्थान कभी नहीं ना हुआ था, अपमान। पांचवा है, तालाब का पर्यायवाची खाली स्थान है। तो इसका सरोवर है। छठवां है, रेणु का पूरा नाम क्या है? तो रेणु का फणीश्वरनाथ रेणु नाम है। प्रश्न तीसरा है, कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखना है। तो अरहर और सनई की करधनी, करधनी मतलब सोने की कंकड़ियाँ, शोभा कम कर रही हैं। दूसरा, जहाँ उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो ये सत्य है। तीसरा है, जूता हमेशा टोपी से सस्ता रहा है, यह असत्य है। चौथा है, मेरे बचपन के दिन संस्मरण विद्या से संबंधित हैं। तो ये सत्य है। पांचवा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, यह भी सत्य है। छठवां है, उमा आधुनिक व जागरूक युक्ति नहीं है। तो जो उमा है वह आधुनिक और जागरूक युक्ति है, अर्थात ये असत्य हो जाएगा। प्रश्न चौथा है, सही जोड़ी का मिलान करिए। तो जो बाघ है, बाघ एक कविता है। दूसरा, पंचवटी, पंचवटी का राइट आंसर खंड काव्य। तीसरा है, झूरी का साला, तो झूरी का साला गया। चौथा है, सजाती, तो सजाती का राइट आंसर विजाती है। भी ही भर जो हैं वो निपात शब्द कहलाते हैं। और रीढ़ की हड्डी जो है वो एक जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अब हम देखते हैं प्रश्न पाँचवा। तो प्रश्न पाँचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है, रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते थे? तो रसखान अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग, बगीचे ये देखना चाहते थे। दूसरा है, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। तीसरा है, सलीम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे? तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। चौथा है, जागृति की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो जागृति को जो शुद्ध रूप है ये है। पाँचवा है, लेखिका मृदुला गर्ग ने बच्चों का स्कूल कहाँ खुलवाया? तो कर्नाटक के बागलकोट कस्बे में खुलवाया था। छठवां है, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया? तो इसको मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। प्रश्न छठवां है, भक्ति को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? तो जो भक्ति काल था उस भक्ति काल में भक्ति और आध्यात्मिकता का अहम योगदान रहा है, इस कारण से भक्ति काल को स्वर्ग युग कहा गया है। अथवा है, प्रगति काल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसमें है इसकी दो विशेषताएं, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। दूसरा है, क्रांति और विद्रोह का स्वर था। प्रश्न सातवां है, कवि कबीरदास अथवा माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। दो रचना, दो भाव पक्ष। तो हमें किसी भी एक के, चाहे हम कबीरदास या माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में लिखना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो जो कवि कबीरदास हैं तो इनकी दो रचनाएं हैं, साखी और सबद। और जो भाव पक्ष है तो ये परमात्मा को प्रीतम और आत्मा को प्रियसी के रूप में चित्रित किया गया है। अर्थात कबीर को हिंदी काव्य का रहस्यवाद का पिता कहा गया था। प्रश्न आठवां है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो कोयल को कोई कष्ट है या उसे किसी अनहोनी का सामना करना पड़ रहा है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को यह अंदेशा था। अथवा है, मेघों के लिए बंठन के सबर के आने की बात क्यों कही गई है? तो मेघ बहुत दिन बाद आते हैं और उनका आना गांव में बहुत ही प्रतीक्षित होता है। प्रश्न नौवां, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा गया है? तो कबीर का मानना है कि जो ईश्वर है हर प्राणी के अंदर रहता है और कण कण में व्याप्त है। अथवा है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के माध्यम से कवि बच्चों के काम पर जाने की समस्या को उभारा है और समाज को जागृत करने की कोशिश की है। प्रश्न 10वां है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखना है। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा जो है, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। अथवा है, स्थायी और संचारी भाव में कोई दो अंतर लिखिए। तो जो स्थायी भाव होता है ये हमेशा बना होता है और रस का मूल भाव होता है, जबकि जो संचारी भाव होता है ये अल्पकालिक होते हैं और संचारी भाव के उपकारक होते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 11वां,
वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो वात्सल्य मतलब जिसमें अपने से छोटों के प्रति प्रेम को दर्शाया जाता है, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। और इसका स्थायी रस जो भाव है वह है वात्सल्यता या अनुराग भी कहते हैं जिसे। तो इसमें है वात्सल्य रस की परिभाषा की बात करें यदि हम, तो माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, गुरु का अपने शिष्यों के प्रति प्रेम और बड़ों का अपने छोटों के प्रति प्रेम को हम वात्सल्य कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है किलकत कान घुटी रुआनी आवत। अथवा है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जो दोहा छंद है ये एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और 2 पद होते हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें यदि हम बात करें तो 2 पंक्तियों की एक इकाई होती है जो समान माप का उपयोग करती है और ये तुक बनाती है। प्रश्न 12वां है संस्मरण किसे कहते हैं, किन्हीं 2 संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। तो संस्मरण में किसी व्यक्ति, घटना या वस्तु के बारे में स्मृति के आधार पर लिखा गया आलेख जो होता है उसे हम संस्मरण कहते हैं। जैसे महादेवी वर्मा और रामवृक्ष बैनीपुरी ये 2 संस्मरण लेखक हैं। अथवा है यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, किन्हीं 2 यात्रा वृत्तांत लेखकों के नाम लिखना है। तो साहित्य की वह विधा जिसमें लेखक किसी स्थानीय यात्रा या किसी स्थान की यात्रा का वर्णन करता है उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। और इसके 2 यात्रा वृत्तांत लेखकों के नाम तो डॉक्टर नागेंद्र और दूसरे हैं यशपाल। प्रश्न 13वां राहुल संस्कृतायन अथवा महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। तो 2 में से किसी एक का भी लिखना है। तो यहाँ पर राहुल संस्कृतायन के बारे में हम यदि बात करें तो इनकी 2 रचनाएं हैं, सप्तमी के बच्चे और मेरी तिब्बत यात्रा, ये 2 इनकी रचनाएं हैं। और यदि हम भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली जो है इनकी संस्कृतनिष्ठ है, वर्णनात्मक है और विचारात्मक भी है। प्रश्न 14वां है यमुना नदी का सांवला पानी किस घटनाक्रम की याद दिलाता है। तो जो यमुना नदी का सांवला पानी है वह है कृष्ण के द्वारा जो वृंदावन में रासलीला रचाई गई थी, यानी कृष्ण के बचपन की घटना को याद दिलाता है। अथवा है लेखिका और उनकी सहेलियाँ अपने जेब खर्च से पैसे क्यों बचा रही थीं। तो लेखिका और उनकी सहेलियाँ जो थीं अपने जेब खर्च से पैसे इसलिए बचा रही थीं क्योंकि वे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और ज़्यादा खर्च ना करें। प्रश्न 15वां है तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी है, अपने शब्दों में लिखना है। तो जो तिब्बत है वहाँ पर कानून व्यवस्था जो है इतनी ख़राब है कि वहाँ के जो यात्री हैं उनकी स्थिति दयनीय थी। अथवा छोटी बच्ची को बैलों के प्रति भी प्रेम क्यों उमड़ा। तो छोटी बच्ची को उन बैलों की स्थिति को देखकर अपने जैसी स्थिति दिखी, इसलिए बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रश्न 16 है तत्सम और तद्भव शब्दों में कोई 2 अंतर लिखना है। तो तत्सम जो होता है वह संस्कृत के समान होता है और जो तद्भव होता है वह संस्कृत से उत्पन्न होता है। तो तत्सम में उच्चारण और वर्तनी जो होती है वो संस्कृत के समान ही होती है, जबकि तद्भव में हिंदी के अनुसार इनकी उच्चारण और वर्तनी होती है। जैसे मातृपितृ ये तत्सम शब्द हैं और जो काम है वो तद्भव शब्द है। अथवा निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो जैसे है इसमें वसुंधरा, पृथ्वी का वसुंधरा, मोह, मही, धरा, धरती, ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। और कामदेव तो मदन, काम, कंदर्प, मनोज, ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न 17वां है मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया और क्यों। तो जो मृत्यु का तरल दूध जो है उसे तेज़ी से बहते हुए बाढ़ के पानी को कहा गया है। और क्योंकि जो तेज़ी से बढ़ रहा पानी है वो मौत का संदेश लेकर आ रहा था और यह पानी शहरों और गाँवों के लोगों को मृत्यु की दूध की तरह निगल रहा था। अथवा रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, इसका उद्देश्य लिखना है। तो जो रीढ़ की हड्डी एकांकी है ये रूढ़िवादी समस्याओं या प्रथाओं पर आधारित है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनकी दशा को सुधारना। प्रश्न 18 में निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो ये पद्यांश हैं तो इनकी हमको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना था और गद्यांश हैं। और ये जो अपठित गद्यांश या काव्यांश है तो इसमें इसका जो प्रश्न दिया है हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका समय का सदुपयोग करना हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और हमें किस प्रवृत्ति से बचना चाहिए, तो काम को कल करने पर टालने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। और इसका उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक है वो समय का सदुपयोग है। तो ये हैं आज के पेपर के संपूर्ण हल। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने अच्छे पेपर किए होंगे। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।